गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की सामाजिक विज्ञान की क्लास में हम भूगोल के अंतर्गत पाठ 1 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 1 का अध्ययन हमारा अनुरत पिछले दो क्लासेस से जारी है। पाठ 1 के उन अध्ययन में हमने संसाधनों का वर्गीकरण और संसाधनों के प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम भू संसाधन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। भू संसाधन क्या होता है, भू क्या होती है? भू का अर्थ होता है भूमि। भूमि संसाधन कैसे है हम सभी जानते हैं। भूमि का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। अगर हम कृषि करते हैं तो भूमि पर करते हैं, हम खनन करते हैं तो भूमि पर करते हैं, हम अन्य कोई विकास के कार्य करते हैं तो हम उसको भूमि पर करते हैं। तो आज हम इस भू संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार भू का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार कृषि योग्य भूमि होती है, क्या इसका हमें संरक्षण करना चाहिए, के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों देखो, आज मैं आपको एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है, यहाँ पे एक चित्र बनाया है। सपोज करो ये पृथ्वी है। पृथ्वी के 43 भाग पर क्या है? 43 भाग पर लगभग मैदान है, 27 भाग पर पठार है। पठार ना 27 भाग पर क्या है? पठार है। यानी ये कितना हो गया? 7 और 3 10 का 0 1 7। लगभग हमारा ये 70% भाग हो गया और 30% भाग पर क्या निकला? हमारे पास पर्वत निकला। अब देखिए, हम हमेशा से हम जानते हैं इस चीज़ को, बचपन से हमने सुना है, समझा है कि जो मैदानी भाग है वो कैसे होते हैं? उपजाऊ होते हैं। ये प्राय कहाँ से बनते हैं? जब पर्वतों से नदियाँ आती हैं और नदियाँ मैदानों में जब बहती हैं तो ये उन नदियों के बहाव के कारण कैसे होते हैं? उपजाऊ होते हैं, यानी कृषि योग्य होते हैं, मनुष्य के रहने योग्य होते हैं। तो ये मैदानी भाग होते हैं जो कि उपजाऊ होते हैं, जो डेल्टा भी बनाते हैं और यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है। अब आता है पर्वत। 30% भाग है जो पर्वतीय भाग है। पर्वतीय भाग दिखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन अपनी विविधताओं से भरा होता है, अपनी परेशानियों से भरा होता है। यहाँ का जीवन हार्ड होता है, बस पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पठार जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेज की सी आकृति होती है, नीचे से तो हमें लगता है पर्वत है परंतु ऊपर जाके मेज की आकृति ले लेता है, वो पठार कहलाता है। पठार 27% भाग पर है और इन भागों में खनिज की प्रचुरता पाई जाती है। तो ये हमारा भूमि का एक चार्ट है। अब इस भूमि का मनुष्य कैसे दोहन कर रहा है? देखो बच्चों, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है। लेकिन क्या जो कृषि हम पहले कर पा रहे थे, आज उतनी ही भूमि में कृषि हो रही है? नहीं। मनुष्य ने विकास किया है, मानव निरंतर विकासशील है और वो विकास कर रहा है और अपने विकास के लिए वो क्या कर रहा है? उसको तरह तरह के कारखानों की ज़रूरत पड़ रही है, बिजली घरों की ज़रूरत पड़ रही है, सिंचाई साधनों की ज़रूरत पड़ रही है, बहुउद्देशीय योजनाओं की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए वो क्या कर रहा है? इसके लिए या तो वनों को काट रहा है या नदियों का बहाव की दिशाओं को बदल रहा है या तो वो पर्वतों का विनाश कर रहा है और इन्हीं के कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वो हम इसी अध्याय में पढ़ने जाएंगे। लेकिन अब हमें जानना है, हमें पता होना चाहिए कि भूमि संसाधन है और इसका उपयोग हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। इसका दुरुपयोग हमसे नहीं होना चाहिए। कुछ उद्देश्यों को लेकर बहुत से मास्टर प्लान बनाए जाते हैं, जैसे सड़कों के जाल बिछाए जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं। ये जरूरी भी है। परिवहन होता है तो भूमि पर होता है, यातायात होता है तो भूमि पर होता है और कुछ भी तरह की किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री लगती है, कोई दोहन हो रहा है, वो सब कुछ भूमि पर होता है। तो इनके लिए क्या होना चाहिए, इनको कैसे संरक्षित किया जाए? अगर हम सोचते हैं, जैसे हम आगे पढ़ते हैं भूमि का उपयोग, है ना, आगे हम भूमि का उपयोग पढ़ रहे हैं, इस पर हम केवल एक कृषि का टॉपिक लेके पढ़ने जा रहे हैं। देखो, भूमि का उपयोग एक तो वन के रूप में होता है। आपको पता है, बचपन से आप पढ़ रहे हैं वनों से क्या लाभ है, वन कैसे होने चाहिए, वन से हमें क्या मिलता है, ये सब। दूसरी आती है कृषि। भूमि पर जो हम मेन बात को पढ़ने जा रहे हैं, भूमि और कृषि, वन और कृषि को पढ़ रहे हैं। कृषि अगर भारत एक कृषि प्रधान देश है तो हमें देखना है कृषि के लिए कितनी हमारे पास भूमि है। तो इसमें आपकी जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वो क्या दिया है? कृषि हेतु अनुपलब्ध भूमि। एक तो कृषि के लिए अनुपलब्ध जो भूमि है वो कैसी है? अनुपलब्ध है। जो भूमि हमारे पास मौजूद है वो कैसी है? या तो बंजर या अयोग्य है। अभी अपन लोग हाईवे वगैरह पे जाते हैं, अपन देखते हैं ना,
कितनी भूमि यूं ही पड़ी हुई है, वहाँ कोई कृषि नहीं हो रही है, वो पथरीली है, उबड़ खाबड़ है, कोई यूज़ नहीं हो रहा है उसका, लेकिन फिर भी उसके भाव बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई बिना यूज़ की भूमि यानी बंजर भूमि है, ठीक है। एक एक गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि, एक जो भूमि होती है उसको गैर कृषि कार्यों में लगाए। गैर कृषि कार्य क्या होते हैं बेटा? गैर कृषि कार्य होते हैं चारागाह वगैरह होते हैं ना, कि जहाँ को पशुओं को चरने भेज दिया जाता है या किसी और चीज़ के लिए उस भूमि का यूज़ किया जा रहा है। तो भारत में कैसी भूमि है? बंजर, अयोग्य या गैर कृषि कार्यों में लगाई गई है। इसके अलावा पड़ती भूमि के अलावा अयोग्य भूमि हमारे पास कैसी है? एक तो है हमारे पास स्थायी चारागाह और गोचर। चारागाह क्या होता है? गोचर क्या होता है? गौ यानी यहाँ गाय चरती है, और चारागाह जहाँ पे हर प्रकार का पशुधन चरता है। अब सोचो, अगर अपन कह नहीं चारागाह नहीं, हमको तो वहाँ कृषि उगानी है, केवल कृषि करवानी है, तो क्या ये पॉसिबल है? हम कह तो देते हैं कि नहीं केवल इतने चारागाह की क्या जरूरत है, पर सपोज करो अगर पशुओं के लिए चारा नहीं उगाया जाएगा, चारागाह भूमि उनको उपलब्ध नहीं करी जाएगी, तो पशु क्या खाएंगे? फिर पशुधन समाप्त हो जाएगा। तो हमें कुछ योजनाएं नहीं पता होती है, लेकिन हम उस पर अपने विचार व्यक्त करें। विचार व्यक्त करना गलत बात नहीं होती है, लेकिन आप समझो कि अगर स्थायी गोचर भूमि दी हुई है या चारागाह भूमि, तो इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या हम कटौती या बढ़ोतरी कर सकते हैं, वो हमारा अपनी योजनाओं को वक्त और समकालीन स्थिति के अनुसार बनाना पड़ता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अलावा वृक्षारोपित भूमि, कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो है, उसके अलावा भी वृक्षारोपण किया जाता है। आपने देखा कि कुछ ही भूमि पर अनाज उगाया जाता है, धान उगाया जाता है या ज्वार बाजरा जो भी कुछ उगता है वो उगाया जाता है। उसके अलावा बहुत सी जगहों पे केवल वृक्ष लगाए दिए जाते हैं, जैसे सब्जियों के वृक्ष हो गए। इनके अलावा भी देखो, अभी अपने कोरोना महामारी से लड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट या हमारा खुद का विवेक क्या कहता है कि हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए। तो इन वृक्षों को जब लगाएंगे तो यह कृषि के अलावा शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अलावा का वृक्षारोपित क्षेत्र हुआ ना, तो वो क्या कहलाता है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अलावा वृक्षारोपित भूमि, जहाँ अलग अलग प्रकार के वृक्षों को रोपा जाता है। फिर कृषि योग्य भूमि, जहाँ 5 वर्षों से कृषि, एक कृषि की योग्य भूमि है कि ये भूमि है जहाँ कृषि की जा सकती है, यहाँ जल की उपलब्धता भी है और जो भूमि है वो उपजाऊ नरम भी है, लेकिन यहाँ पर 5 वर्षों से कोई कृषि नहीं की गई है। ऐसा हमारा आंकड़ा बता रहा है कि हमारे यहाँ पर जो भूमि है वो कैसी कैसी है, या तो बंजर अथवा अयोग्य है अथवा गैर कृषि कार्यों में लगा दिया गया है। इसके वहाँ पड़ती भूमि के अलावा अयोग्य भूमि है, इसमें स्थायी चारागाह या गौचर बना दिए गए हैं। यह शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अलावा वृक्षारोपित भूमि है, और इसके अलावा कुछ भूमि ऐसी भी है कि 5 वर्षों से जहाँ कृषि नहीं की गई। अब जहाँ कृषि, अभी सपोज करो अभी आपको अगर 4 साल तक नहीं पढ़ाया जाए तो आपकी पढ़ाई सारी गुड़ गोबर हो जाएगी। अगर 5 वर्ष तक कृषि नहीं की गई तो वो भूमि भी पत्थर बन जाएगी, जहाँ मिट्टी है वो कैसी बन जाएगी? पत्थर जैसी बन जाएगी, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट इसमें आता है कि वर्तमान पड़ती भूमि। वर्तमान प्रतिवर्ती भूमि का अर्थ होता है कि जिस भूमि पर कृषि करके उसको छोड़ दिया जाता है ना, 1 वर्ष के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है? भूमि की जो उपजाऊपन है उसमें बढ़ोतरी होती है। एक है पुरातन पड़ती भूमि, जो कि कुछ वर्षों से जहाँ कृषि नहीं की जा रही, जो 5 वर्षों से नहीं की जा रही है या 3 वर्षों से नहीं की जा रही, काफ़ी समय से वहाँ पर कृषि नहीं की जा रही है। एक होता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का अर्थ होता है जितनी भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है उस भूमि के में अगर आप सकल भूमि को अगर आप जोड़ देते हैं, जहाँ पर शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पूरा आंकड़ा निकाला जाता है और वृक्षारोपित क्षेत्र को जोड़। हाँ बच्चों, एक क्षेत्र है बोया गया क्षेत्र। बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है कि 1 वर्ष में 1 से 2 बार या 3 बार जो भी बोया जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 महीने में जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ के बाद बाजरा बो दिया, तो इस तरीके का शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है जहाँ 1 वर्ष में 1 से अधिक बार जब फसल बोई जाती है, तो इनको जब टोटल किया जाता है 1 वर्ष में जितनी बार फसल बोई, तो उसके बाद सकल सिंचित क्षेत्र निकलकर हमारे सामने आ जाता है। अब एक शब्द हमारे किताब में आ रहा है भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है बेटा? भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका यूज हम भी कर रहे थे और हमारे पूर्वज भी करते थे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी करेगी, लेकिन कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि का ह्रास हुआ है। भूमि की जो उपजाऊपन था, भूमि की जो गुणवत्ता थी उसमें कमी आई है, और भूमि की गुणवत्ता में कमी का आना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है।
ये आपके एक समझने की बात है कि भूमि का निम्नीकरण क्यों होता है। बच्चों, हमारे ही क्रियाकलापों के द्वारा, हम मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा ही भूमि का निम्नीकरण होता है। इसके लिए 4 प्रमुख उत्तरदायी कारण सामने आते हैं। 4 प्रमुख उत्तरदायी कारणों में से कौन कौन से कारण हैं? एक तो है खनन, ठीक है, खनन यानी खोदना। एक है अत्यधिक पशुचारण, एक है जल आक्रांता और एक है आपका औद्योगिकरण। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, खनन। आवश्यकता से अधिक क्या होता है, मनुष्य पृथ्वी में से पृथ्वी की जो खनिज है उनको निकाल लेता है और उसके बाद उस भूमि को कोई इस तरीके से छोड़ देता है कि वो भूमि पोली हो जाती है और उससे भूमि का निम्नीकरण होता है, भूमि अयोग्य हो जाती है ना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ का कुछ निकाल लेंगे, अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थक जाते हैं ना, हम कभी होमवर्क थोड़ा ज़्यादा देते अगर दो मैम इतना होमवर्क मत दो, इसी प्रकार भूमि है, भूमि से भी हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें लेंगे तो भूमि का विनाश होता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा अत्यधिक पशुचारण। हमारे यहाँ पे पशुओं का कृषि और पशु प्रधान देश है, पशुधन हमारा बहुत प्रमुख धन है। लेकिन क्या होता है, जो इसके पालक होते हैं वो इन पशुओं को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, या आवारा पशु जो होते हैं उनसे जो पशुचारण है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। इससे जो भूमि है वो खराब होती है और कृषि यहाँ पे नहीं की जा सकती है ना। तीसरा पड़ता है जल आक्रांता। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो भूमि है वो खड्डे गुड्डे इत्यादि हैं, बारिश वगैरह आती है तो उनमें थोड़ी सी बारिश आने में नदी नालों में उफान आ जाता है और वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहाँ पे किसान अपनी खेती नहीं करता है ना। जो ढलान पर होते हैं या जैसे जो बावड़ी वगैरह के निकट होते हैं, या जो नदी घाटी के निकट, नदी घाटी तो नहीं कह सकते हैं, भराव क्षेत्र में होते हैं, जहाँ बारिश आते ही जहाँ पे पानी का भराव हो जाता है उससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। और इनसे भी बढ़कर एक बहुत बड़ी बात है, वो है औद्योगिकरण। बच्चों, जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया है, विज्ञान ने विकास किया है, वैसे वैसे उसने अपनी भूमि का, अपनी धरती का, अपने संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया है। इससे भी भूमि का निम्नीकरण होता है। औद्योगिक के द्वारा जो स्लरी निकलती है, जो मलबा निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो मिट्टी में जाकर मिट्टी को अत्यधिक क्षारीय अम्लीय बना देते हैं। उससे भूमि अनुपजाऊ हो जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती है। तो बेटा, इस प्रकार भूमि का जो निम्नीकरण होता है, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने आप को एक कठोर नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है कि हम ये समझें कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका यूज़ हमें करना है और हमारी आने वाली पीढ़ी को करना है। हमें इसका कैसे संरक्षण करना चाहिए? हमें अत्यधिक वृक्ष लगाने चाहिए। रक्षक मेखला जो आप देखते हैं सड़क के किनारे किनारे, खेतों के किनारे किनारे एक छोटे पौधे लगाए जाते हैं। तो ये क्यों लगाए जाते हैं? ये क्या करते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते हैं और नमी को बनाए रखते हैं। तो हमें रक्षक मेखला बनाई जानी चाहिए। पशुओं के लिए स्थान फिक्स कर देना चाहिए, यहीं पशु चरेंगे। इसके अलावा जो खनन कार्य किया जाता है उसके पश्चात भूमि को जो भराव कर देना चाहिए, नहीं तो उसमें पानी और गंदगी भर के भूमि को अनउपजाऊ बना देती है। प्लास्टिक इत्यादि का यूज़ नहीं करना चाहिए। उद्योगों के द्वारा जो भी अपशिष्ट निकलता है उसको कुछ अलग तरीके से उसका निकासी करनी चाहिए, उसको भूमि में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार हम स्वयं भी भूमि को संरक्षित कर सकते हैं। तो बेटा, आज का जो वीडियो हमने पढ़ा है उसमें हमने भूमि का उपयोग करते हुए भूमि निम्नीकरण को समझा है और इससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इस लेसन के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आपको अपनी नोटबुक में अवश्य करने हैं। नेक्स्ट में हम इसमें मृदा के बारे में पढ़ेंगे। आप पहले से ही पूर्व अध्ययन करके आइएगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। आपको इजी गोइंग में समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल बेटा।